हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। मेरा तो काफ़ी फेवरेट एक्ट है। आराम से 10-15 मार्क्स स्कोर हो जाते थे और बहुत इजीली पढ़ लेते हो जाता है। ठीक है, अब ये वीडियो अगर आप देखोगे 1 घंटे तक, 1 घंटे समथिंग का बनाऊंगा, ये वीडियो के एंड तक आपका भी फेवरेट बन जाएगा। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग एक्ट है, बहुत सिंपल सा है। 1881 का है, तब तक इतनी कॉम्प्लिकेशंस आई नहीं थी कि दिमाग लगाए। 2013 कंपनीज एक्ट बहुत नया नया सा है, ये बहुत पुराना है, तो ईजिली आराम से हो जाएगा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मैंने हाईलाइट कर रखा है, हर जो लेक्चर है सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। मॉड्यूल पूरा 100% कवरेज करेंगे। हाईलाइटेड पार्ट को आपको देख लेना है। मैं आपको टेलीग्राम पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी PDF मिल जाएगी जो भी हाईलाइटेड पार्ट है। और जैसे मैंने ऐसे मार्क भी कर रखा है, कोई मतलब वर्ड का अगर मीनिंग क्लियर नहीं हो तो मैंने ईजिली मार्क कर रखा है उसको। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट। द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ डॉक्यूमेंट, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट। नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। ठीक है, विच इज़ बाय फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये देखो आई गया। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मियर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। डिलीवरी बोले तो सीधा ट्रांसफ़र करना, तो या तो सिर्फ ट्रांसफ़र से या फिर साइन एंड ट्रांसफ़र। अब दो चीज़ें होती है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, पर अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का समझ गए। क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हो बाय डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसफरेबल हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो एक्ट का नाम क्या है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बट एक्ट क्या बोलता है? द एक्ट डज नॉट डिफाइन द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। हो गए दोगलेपने, बट ठीक है, हमारे काम का जो है वो पढ़ते हैं, मार्क्स उसी से मिलेंगे। 3 काइंड्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट: बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, चेक। हमको इसमें 3 चीज़ें पढ़नी है, बिल ऑफ एक्सचेंज और अपना क्या हो गया प्रोमिसरी नोट, और तीसरा क्या हो गया चेक, है ना। 3 चीज़ें। अब ये देखो, ईदर टू ऑर्डर और बियरर। अब ये आगे जाके पढ़ेंगे। ऑर्डर में इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होता है, बियरर में सिर्फ डिलीवरी होता है। तो वो जो यहाँ पे जो आपने पढ़ा है ना कि अनदर बाय मियर डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, वो मतलब ऑर्डर और बियरर के बारे में है। ठीक है, अब देखो पेबल टू ऑर्डर कब होगा और पेबल टू बियरर कब होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरा एक TC पे बेस्ड है। अगर ये चीज़ ढंग से देख ली तो आपको एक आराम से इजीली मैनेज हो जाएगा। ठीक है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू ऑर्डर व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, व्हेन इट इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल। यहाँ तो सिंपल पेबल। ठीक है, यहाँ टू स्पेसिफाइड पर्सन डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग इट्स ट्रांसफ़र, मतलब नाम लिखा हो इंसान का कि इस इंसान को आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऑर्डर। ठीक है, दूसरा क्या पेबल टू बियरर, एक्सप्रेस टू बी पेबल सो बियरर, मतलब क्या बियरर बोले तो कि धारक को, मतलब जो नोट पे लिखा होता है ना, मैं इस धारक को, RBI गवर्नर प्रॉमिस करता है कि 10 रुपये का है तो 10 रुपये प्रदान करूँगा। ठीक है, तो वैसे बियरर मतलब जिसके हाथ में प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक होगा, उसको सामने वाला पेमेंट करेगा, बियरर। ठीक है, वेयर द ओनली और लास्ट इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। ये देखो आपने यही पढ़ लिया था पहले ही। ठीक है, इंडोर्समेंट मतलब साइन करके आगे फॉरवर्ड करना। अब देखो इंस्ट्रूमेंट इन इंडोर्समेंट इज ब्लैंक। अगर ब्लैंक है मतलब सामने किसी के भी हाथ में हो सकता है। ब्लैंक अगर है तो वो बियरर है, ऑर्डर में नाम स्पेसिफाई होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अ चेक मेड पेबल टू स्पेसिफाइड पर्सन, एक फिक्स पर्सन, एंड दैट चेक इज इंडोर्स्ड बाय साइनिंग ऑन द बैक ऑफ द चेक बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन। मतलब क्या, आपने अगर मान लो अरविंद ने राम को ऑर्डर चेक दिया, राम ने खाली चेक मतलब बियरर चेक बना के सामने दे दिया, तो वो बियरर चेक हो जाएगा। मैंने जो राम को चेक दिया वो क्या होगा ऑर्डर चेक। ठीक है, मतलब स्पेसिफाइड, अगर स्पेसिफाइड नेम का पर्सन का नाम लिखा है तब। फिर आता है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बोले तो कि ये ज़रूर होना चाहिए, तब जाके वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ठीक है, पहली चीज़ राइटिंग में होना चाहिए, ओरल वाला नहीं चलेगा, राइटिंग में कंपलसरी है। दूसरा साइंड होना चाहिए, साइंड भी कंपलसरी है। तीसरा फ्रीली ट्रांसफरेबल, अगर आपने रेस्ट्रिक्शन लगाए तो फिर इंडोर्समेंट वगैरह नहीं होगा, आगे नहीं जा पाएगा। चौथा होल्डर्स टाइटल इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, मतलब होल्डर जिसके पास होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है, होल्डर जिसके पास अगर मतलब वो इंस्ट्रूमेंट होल्ड कर रहा है एट दी एंड, उसके जो हैं टाइटल, उसके जो राइट्स है वो डिफेक्ट्स से फ्री होंगे। मान लो जैसे क्या हुआ, साइन गलत हो गई या कुछ, मतलब आपने बाद में बोल रहे हो कि मैंने साइन में तो ये साइन करता था, वो साइन हो गई, तो उस वजह से क्या होगा, होल्डर का टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, मतलब आपकी गलती की वजह से होल्डर का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, फिर इट कैन बी ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम टिल इट्स सेटिस्फेक्शन,
मतलब कितने भी बार जो है वो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं टिल इट सेटिस्फेक्शन, बोले तो जब तक वो रियलाइज़ हो जाए, वो इनकेस हो जाए, वैसे वाले केस है, ठीक है। फिर एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रोमिस और ऑर्डर टू पे द मनी, मतलब मनी देना कंपलसरी है, काइंड में सेटलमेंट नहीं कर सकते। आप मान लो कि आप बोल रहे हो कि 10,000 रुपये सामने वाले को देने थे, ले भाई ये फ़ोन ले जा 10,000 का, ऐसे नहीं चलेगा। आपको 10,000 रुपये इन मनी फॉर्म देना होगा, इन मतलब इलेक्ट्रॉनिक हो गया या फिर कैश हो गया, वट एवर फॉर्म, बट मनी फॉर्म होना चाहिए, काइंड फॉर्म नहीं चलेगा, ठीक है। मस्ट बी काइंड, मस्ट बी मनी, काइंड नॉट अलाउड, ठीक है। सम पेएबल, टाइम ऑफ पेमेंट, पेई मस्ट बी सर्टेन, मतलब किसको देना है, मतलब बियरर भी हुआ तो जिसके हाथ में होगा उसको। फिर पेमेंट का अमाउंट कंफर्म होना चाहिए और टाइम कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिलीवर्ड, मियर ड्राइंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्रिएट लाइबिलिटी। अब देखो एक मतलब ए है, ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो ड्रॉ करके उसने उसके ड्रॉर में रख दिया और शाम को ए को हार्ट अटैक आ गया। हुआ क्या, ए ने बिल तो बनाया था, बी को पता भी था कि बिल बनाया, लेकिन बी को उसने बिल दिया नहीं, और उसकी अगर डेथ हो गई है तो वो इंस्ट्रूमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। डिलीवरी बहुत ज़रूरी है, आप समझ लो कि मतलब जब तक डिलीवरी नहीं है तब तक पूरा केस मतलब चलेगा नहीं, चेन पूरी डेवलप ही नहीं होगी, ठीक है। अब देखो 3 चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी थी, क्या क्या नेगोशिएबल 3 टाइप के होते हैं, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। तो हम एक एक पढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला आता है अपना प्रोमिसरी नोट। अब प्रोमिसरी नोट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, नोट बिंग बैंक नोट और करेंसी नोट। अब देखो करेंसी नोट भी एक तरीके से क्या है, 10 रुपये का अगर नोट है तो वो मैं धारक को पे करता हूँ तो वो 10 रुपये एक तरीके से प्रोमिसरी नोट है। लेकिन वो जो है वो बैंक नोट है या फिर करेंसी नोट है तो वो प्रोमिसरी नोट वाली कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर साइन कर रहा है कि मैं इस इंसान को इतना अमाउंट दूंगा, मतलब कंडीशन जो है वो सर्टेन वाले केस है, ठीक है। सर्टेन सम ऑफ मनी और टू ऑर्डर ऑफ ऑन सर्टेन पर्सन, मतलब क्या ऑर्डर हुआ तो मैं इस इंसान को दूंगा, बियरर हुआ तो जिस इंसान के पास ये जो प्रोमिसरी नोट है वो होगा उस इंसान को मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। प्रोमिसरी नोट का एक फॉर्मेट देख लो, स्पेसिमेन मतलब सैंपल या ऐसे ही का मॉड्यूल ही पढ़ा रहा हो तो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 10,000 यहाँ पे अमाउंट कंफर्म कर रखे हैं, यहाँ पे क्या एड्रेस कंफर्म कर रखा है कि यहाँ पे हमने प्रोमिसरी नोट साइन किया है, यहाँ पे क्या ये मेकर के साइन है, दूसरा क्या इधर श्री रमेश को मैं पैसे दूंगा, यहाँ पे रमेश फिक्स है, यहाँ पे बियरर होता तो बियरर जिसके हाथ में भी वो जो प्रोमिसरी नोट है उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा ये, अब देखो यहाँ ICI ने इसको मेकर लिख रखा है जबकि ये पे ही है, तो ये थोड़ी सी कुछ गलतियाँ हैं मॉड्यूल में, वहाँ पे भी मैं करेक्ट कर रहा हूँ तो वो आपको दिक्कत नहीं रहेगी अगर कोई मॉड्यूल से ही पढ़ता हो सिर्फ तो, ठीक है। फिर आता है इट कैन नॉट बी बियरर इफ़ इट इज़ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट देन इट इज़ लाइक अ करेंसी नोट बाय गवर्नमेंट। अब देखो ये बियरर नहीं हो सकता, क्यों, ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ही होना पड़ेगा, अदरवाइज़ क्या होगा कि वो करेंसी मतलब जैसे करेंसी का नोट होता है ना वैसा वाला केस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा ऑर्डर ही रहेगा, प्रोमिसरी नोट कैन नॉट बी बियरर, अदरवाइज वो करेंसी नोट जैसा हो जाएगा कि जिसके हाथ में नोट है तो फिर वो गवर्नमेंट जितनी पावर तो मतलब लेमैन के पास नहीं आएगी ना, ऐसा। पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट, पहला हो गया मेकर बोले तो कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसको इतना पेमेंट करूँगा। पेई कौन हुआ, रिसीवर, जिसको पैसा रिसीव होगा, ठीक है। इसमें जनरली 2 पार्टीज ही होती है, मेकर पेई, पैसा देने वाला, पैसा एक्सेप्ट करने वाला, लेने वाला, ठीक है। ये तो देखो प्रोमिस टू पे इज कॉल्ड मेकर, और ये क्या पर्सन टू होम अमाउंट ऑफ नोट इज पेबल, मतलब जिसको पेमेंट मिलेगा। फिर आता है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो पहले क्या हमने पढ़ा था, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब तीनों के मिला के जनरल। अब ये स्पेसिफिक प्रोमिसरी नोट की बात कर रहा है, क्या राइटिंग में होना चाहिए, बेसिक सी बातें था ही सही। एक्सप्रेस टू प्रोमिस टू पे, मतलब जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रोमिस नहीं करेगा, वो अलग चीज़ होगी, उसकी वर्डिंग अलग होगी। प्रोमिसरी नोट में प्रोमिस टू पे लिखा जाएगा। फिर मियर एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इज़ इनसफिशिएंट, मतलब क्या कि जैसे मान लो मैंने सेल किया एक मोबाइल सेल किया 10,000 का, सामने वाला जो मिस्टर ये था उसने बोला कि हाँ भाई मैं तुमको 10,000 दे दूंगा, तो सिर्फ उसने अग्री कर दिया कि मैं दे दूंगा, हाँ भाई आप मेरे से पैसे मांगते हो, तो वो सिर्फ वो नहीं हो गया कि प्रॉमिस कर दिया। प्रोमिसरी नोट मतलब प्रोमिसरी नोट जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बनेगा, उस पर साइन होगा दोनों का, ऐसा, ठीक है। सिर्फ एक्नॉलेजमेंट या एक्सेप्टेंस ऑफ डेब्ट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू प्रोमिसरी नोट। तीसरा आता है डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, मतलब अमाउंट जो प्रोमिस टू पे है वो डेफिनेट होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए। अनकंडीशनल मतलब ऐसा नहीं कि उसमें और कुछ कंडीशन डाल दी। एक इवेंट आपका, एक ट्रांजैक्शन आपका, बीट सेल बीट परचेज, वो एग्जीक्यूट हो जाए
उसके बाद प्रोमिसरी नोट बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरे को जब 10,000 का टीवी देगा तो मैं इसको 10,000 दूंगा। टीवी आपको ले लेना चाहिए, उसके बाद प्रोमिसरी नोट बनेगा, ठीक है। फिर आता है प्रोमिस टू पे मनी ओनली। देखो ये तीनों केस में, नेगोशिएबल में ही पढ़ लिया ना, तो नेगोशिएबल का ये पार्ट है, तो तीनों केस में हमेशा मनी ही होना चाहिए। साइंड बाय मेकर, मेकर का साइन कंपलसरी है। अदरवाइज़ क्या होगा, इनकम्प्लीट इनफेक्टिव, मतलब वो किसी काम का नहीं है अगर मेकर का साइन नहीं है। सर्टेन सम, अमाउंट फिक्स होना चाहिए। फिर मेकर एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड डिफरेंट पर्सन। क्या मेकर पेई दोनों अलग अलग होने चाहिए। सेम बंदा हो गया तो क्या होगा, सेम बंदा हो गया तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा। मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ अरविंद को, अरविंद प्रॉमिस कर रहा है अरविंद को 10,000 रुपये देने का, तो खुद ही दे देना ना भाई, डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग होने चाहिए। स्टैंपिंग कंपलसरी है, मतलब वो जो स्टैम्प टिकट्स लगते हैं ना वो कंपलसरी आपको लगाने हैं। एक्चुअली क्या होता है, स्टैम्प टिकट्स पे एक वैल्यू डिसाइड होती है कि मान लो लेट से 10 रुपये का स्टैम्प है तो आप 1,000 तक का पेमेंट का इसका एग्रीमेंट बना सकते हो। अगर स्टैम्पिंग, अगर मान लो टिकट बड़ा लगाया है तो आप उससे ज़्यादा बड़ी एग्रीमेंट की वैल्यू का काम कर सकते हो, ठीक है। मतलब एग्रीमेंट बेक करेगा उतना, ठीक है। फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज का सिंपल फॉर्मेट देख लो, प्रोमिसरी नोट जैसा ही है। यहाँ पे पार्टी 3 हो जाती है, ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। फिर मिस्टर ए, ये अपना ड्रॉवर है, क्या बोल रहा है, 4 मंथ्स आफ्टर डेट, मतलब इस दिन के बाद 4 महीने बाद मैं पेमेंट करूँगा। सम ऑफ 10,000, यहाँ पे हो गया अमाउंट में, यहाँ हो गया वर्ड्स में, दोनों कंपलसरी है, दोनों लिखना बहुत ज़रूरी है। फॉर वैल्यू रिसीव टू मिस्टर सी, ड्रॉई को देखा और सिग्नेचर किसने कर दिया, मिस्टर ए ने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। मैं साइन नहीं है ऐसे, है ना, पहले ही बता रहा हूँ ठीक है, मिस्टर ए ने साइन कर दिए। फिर पार्टी टू बिल ऑफ एक्सचेंज, अब बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होगी, क्या, ड्रॉवर जो मेकर है, ड्रॉई जिसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल इज कॉल्ड एक्सेप्टर, प्राइमरी लाइबिलिटी इज अनकंडीशनल, ठीक है। फिर अब हो गया पेई, मतलब अगर आपने इंडोर्स कर दिया, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो ए जो है वो कौन है, मेकर, बी कौन है, मतलब ए कौन है, ड्रॉवर, बी कौन है, ड्रॉई। अब आगे जितना पैसा आगे जाता जाएगा वो पेई बनते जाएंगे, वो सब ड्रॉवर नहीं बनेंगे। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो तो ए और बी के बीच में साइन हुआ, तो वो ड्रॉवर, ये ड्रॉई, उसके बाद पेई 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 चलता जाएगा, ठीक है। अल्टीमेट रिसीवर जो है, क्या बात है, क्या लिखा है, अल्टीमेट रिसीवर जो है वो बनेगा अपना पेई। इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, उसकी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक पढ़े तो इसके भी पढ़ाएगा, ऐसे तो पढ़ाएगा ही सही ना, हो तो ऐसा थोड़ी है कि उसका पढ़ा दिया इसका रहने दो। राइटिंग होना चाहिए, मस्ट कंटेन एक्सप्रेस ऑर्डर टू पे, मतलब ऑर्डर होना चाहिए कि हाँ पेमेंट होगा। फिर ऑर्डर टू पे मस्ट बी डेफिनेट अनकंडीशनल, सब में सेम चीज़ें बता रखी है। ड्रॉवर मस्ट साइन द डॉक्यूमेंट, मतलब ड्रॉवर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई मस्ट बी सर्टेन, मतलब ऑब्वियसली सर्टेन ही रहेगा, सर्टेन अगर नहीं रहता है तो इशू आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एज पर सेक्शन 31 अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। अब बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसमें इंसान सामने वाला फिक्स होना चाहिए, अगर आपने डिमांड पे बना दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सामने वाले का एक तरीके से इंडोर्समेंट चल रहा है ना, कि मैं इसको दूंगा, मैं इसको दूंगा। अगर आपने ऐसे दे दिया कि ऑन डिमांड है, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, बियरर है और बियरर पे भी ऑन डिमांड। अब देखो यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट, मैंने शायद एक्सप्लेन किया है, चलो बढ़िया मिल गया, ठीक है। इससे एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा इजी होगा, कन्वीनियंट होगा समझाना, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, ऑर्डर हो सकता है, बियरर हो सकता है। ऑर्डर में क्या, कि मतलब इस इंसान को इतने टाइम में देना है, ये हो गया। इस इंसान को डिमांड पे देना है, मतलब क्या, इंसान फिक्स है, ए बोल रहा है बी को पैसा देना है, बी बोल रहा है सी को पैसा देना है, तो सी फिक्स हो गया कि मतलब इसको देना है। अब ये या तो इस टाइम पे देना है, मतलब 3 महीने बाद देना है, या फिर डिमांड पे देना है, ये जब मांगे तब देना है। अब बियरर हो गया, बियरर में क्या, अगर इस टाइम पे बोलना है कि मतलब विद इन 3 मंथ्स कोई भी इंसान जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है वो अगर हमको ला के देगा तो हम उसको पेमेंट कर देंगे, तो ये तो चलेगा। आफ्टर 3 मंथ्स एनी वन कैन आस्क मनी आफ्टर प्रेजेंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, चलो कोई भी 3 महीने बाद चल जाएगा। दूसरा क्या, बियरर डिमांड, मतलब आफ्टर एनी टाइम एनी वन कैन आस्क फॉर एनी मनी आफ्टर प्रेजेंटिंग BOE, मतलब आपने बिल ऑफ एक्सचेंज लाके कोई भी इंसान कभी भी, तो ये ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने टाइम पीरियड एक बार को फिक्स कर दिया तो उसकी लिमिटेशन आ गई, 3 महीने 6 महीने में उसको सामने वाले को देना ही पड़ेगा, तो बियरर चल जाएगा। पर टाइम भी नहीं और फिक्स इंसान भी नहीं, तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा ना, वो चीज़ ये लोग नहीं करना चाह रहे। इसलिए सेक्शन जो है 31 अपना वो बोलता है बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी मेड फॉर, क्या बोलता है, टू बियरर ऑन डिमांड। बियरर ऑन टाइम चल जाएगा, ऑर्डर ऑन टाइम चल जाएगा, ऑर्डर ऑन डिमांड चल जाएगा, ठीक है। फिर आता है हाउएवर अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड, ठीक है,
इन विच नेम ऑफ पे इज मेंशनड इज वैलिड। अब देखो नेम ऑफ पे अगर मेंशनड है तो ये अपना ये वाला केस हो गया, नेम ऑफ पे अगर मेंशनड है, कौन सा वाला, ये ऑर्डर, ठीक है ऑर्डर वाला, एक मिनट, हाँ ये ऑर्डर वाला अपना केस है जिसमें नेम ऑफ पे, ऑर्डर मतलब क्या होता है, इंसान का नाम लिखा हुआ है, तो ऑर्डर ऑन डिमांड इज़ वैलिड, इट्स ओके, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बाकी की चीज़ें, सम जो है सर्टेन होना चाहिए, फिर क्या स्टैम्प होना चाहिए, एक मिनट है ना, जस्ट अ मिनट, सम जो है सर्टेन होना चाहिए, ऑर्डर मनी होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए, सारी बेसिक चीज़ें थी, वही के वही अपन चलाते आ रहे हैं, ठीक है। फिर आया अपना प्रोसेस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे होगा देखना, ये प्रोसेस मतलब समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखना। सेम जो है ड्रॉअर, उसने क्या किया, गुड्स बेचे रीता को, सेम ने गुड्स बेचे रीता को, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ अपना डेटर, मिसेस रीता जो हुई अपनी डेटर। तो BOE इज़ डिलीवर्ड टू रीता, मतलब किसने दिया बिल, बिल दिया सेम ने रीता को, क्या कि एक्सेप्ट करो अनकंडीशनली कि आप मेरे को जो सेल मैंने किया है मान लो 10,000 का, तो वो आप पैसा मुझे रिटर्न दे दोगे, ठीक है। ऑन मैच्योरिटी ड्रॉअर प्रेजेंट्स द इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉई मेक्स द पेमेंट, मतलब 3 महीने बाद पेमेंट करोगे। तो ए ने बी पे ड्रॉ किया बिल, बी ने एक्सेप्ट किया, इस केस में सेम ने रीता पे बिल इशू किया, क्यों, सेल किया था, 10,000 का अमाउंट था, रीता ने उसको एक्सेप्ट किया, सेम बन गया ड्रॉअर, रीता बन गई ड्रॉई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैच्योरिटी पे ड्रॉअर जो है वो जाएगा बिल लेके, रीता जो है वो पेमेंट कर देगी, तो क्या होगा, ड्रॉअर रिसीव्स पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, ओके डन। ये प्रोसेस आई समझ में, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। आप मैंने आपको नंबर भी दे रखा है, हर लेक्चर में दे रहा हूँ, फिर भी लास्ट में एक बार और दे दूंगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो आपको कन्वीनियंट लगे, ठीक है। तो वैसे करके अपन पढ़ते चले जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलता जा रहा है, कोई इशू नहीं है ना। कुछ भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि ये वाला टॉपिक सर प्लीज़ समझा दीजिए, या फिर आप बैक करके एक बार देख लो। आपको लग रहा है कि सिर्फ ये वाले पार्ट में दिक्कत है, तो मैं 10 मिनट का 5 मिनट का उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा, जस्ट मेंशन कि ऐसा ऐसा इशू आ रहा है। बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अगर आपको पसंद आ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस है, डिफरेंस आप पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो यहाँ पे होगा अपना मेकर होगा, इधर पेई होगा, ड्रॉअर ड्रॉइड पेई, ठीक है। ये कैन नॉट बी मेड पेएबल ऑन बियरर, ये जो अभी पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या बियरर ऑन डिमांड वो नहीं चलेगा, बियरर ऑन टाइम चल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है, इधर एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड है, उधर सिर्फ साइन करके दे देता है, सामने वाला ले जाता है, इधर जो पैसा मांगता है वो साइन करता है और फिर सामने वाले से लेता है, ठीक है। इस टाइप से डिफरेंस देख लेना। अब चेक तो आपने देखा ही होगा, चेक मतलब बहुत रियलिस्टिक चीज़ है, हर एक ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चेक तो, मतलब आप अगर कॉमर्स में पढ़ रहे हो, ठीक है, आप कॉमर्स पढ़ के आए हो, फाउंडेशन में हो, तो आपने चेक तो देखा ही होगा कैसा होता है, क्या होता है। उसमें और बियरर वगैरह भी लिखा रहता है अगर ब्लैंक है, ठीक है। अब क्या बोलता है ये, ठीक है, अ चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। स्पेसिफाइड बैंकर मतलब जो आपकी बैंक है उस पर आप ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ट्रंकेटेड चेक आगे आ जाएगा, ठीक है। अभी चेक की बात करो, चेक फिजिकल हो या इलेक्ट्रिक फॉर्म हो दोनों माना जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो दोनों माना जाएगा, ठीक है। फिर चेक में आप आपकी ही बैंक को ऑर्डर दे रहे हो कि आप जो है किसी को भी जो भी यहाँ पे पैसा मांगने आता है, ऑन डिमांड होना चाहिए, पैसा मांगने आता है तो आप उसको पैसा दे देना, ये मैं ऑर्डर दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मेरे अकाउंट से निकाल के दे देना, ये चेक होता है। पेएबल ऑन डिमांड मीन्स इट शुड बी पेएबल वेन एवर द होल्डर चूजेस टू प्रेजेंट इट टू ड्रॉई द बैंकर। इसमें ड्रॉई जो है वो बैंकर है, ठीक है। तो होल्डर चूजेस टू प्रेजेंट मतलब होल्डर के हाथ में है कि होल्डर कब लाके प्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज चेक जो है वो क्या होगा, मतलब क्या होगा, ओनर नहीं होगा, डिस ओनर पे नहीं आएंगे, ओनर नहीं होगा अभी, ठीक है, मतलब पेमेंट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की डेफिनेशन पढ़ लेना, बहुत बेसिक सी है कि हाँ भाई साइन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है, DSC लगा सकते हो। फिर ट्रंकेटेड चेक, ये अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक विच इज ट्रंकेटेड मतलब डिस्ट्रॉय हो गया है ड्यूरिंग अ क्लियरिंग साइकिल ईदर बाय द क्लियरिंग हाउस और बाय द बैंक whether paying or receiving payment immediately or generation of an electronic image for transmission substituting or further physical movement of check in writing। मतलब अगर डिस्ट्रॉय हो गया क्लियरिंग प्रोसेस में तो वो ट्रंकेटेड चेक कहलाएगा, ठीक है।
फिर आता है, देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी हम 19 मिनट समथिंग पे है, मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। क्लासेस में मैं और डिटेल से पढ़ाता हूँ, मैं आराम से अच्छे खासे मतलब एक एक चैप्टर पे काफ़ी टाइम देके क्वेश्चन डिस्कशन करके उस हिसाब से क्लासेस लेता हूँ। इवन मैं एग्जाम ओरिएंटेड बेसिस में भी इतना अच्छे से पढ़ाता हूँ कि बच्चे ने अगर पहली बार भी अगर लो ढंग से पढ़ रहा है, पिछली बार अगर क्लासेस नहीं भी ली थी तो भी ईजिली कवर कर सकता है। ठीक है, चेक का फॉर्मेट है क्या, डेट वगैरह दे दी, देखो डेट दे दी, फिर पे, अब यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, यहाँ सम ऑफ रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ नाम आ जाएगा, या फिर और भी एरर आ जाएगा। ABC बैंक को आप इशू कर रहे हो, आपके खुद के अकाउंट नंबर मेंशन है कि इस अकाउंट से पैसा काट के सामने वाले को दे देना, यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे, और ये चेक की नंबरिंग चलती है। ठीक है, चेक बुक कौन इशू करता है, बैंक इशू करता है, तो वो नंबरिंग से मेंटेन करते हैं। फिर आता है अपना पार्टीज टू चेक। अब पार्टीज टू चेक बोले तो एक हो गया अपना ड्रॉअर, एक हो गया ड्रॉई, एक हो गया पेई। ठीक है, तो ड्रॉअर बोले तो जो चेक इशू कर रहा है, ड्रॉई बोले तो बैंक पे इशू कर रहा है। ठीक है, पेई बोले तो जिसको पैसा मिलेगा। ठीक है, अब ड्रॉई इन केस ऑफ नीड क्या होता है ये देख लेते हैं। प्रोसेस जो है बिल्कुल सिंपल ही चल रही है, मैं आपको जो समझा रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। ठीक है, फिर आता है अपना ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। When in the bill or in any endorsement thereon the name of any person is given in addition to the drawee to be resorted to in case of need of such person is called drawee in case of need। मतलब बैंक या बैंक के अलावा अगर कोई मेंशन है कि ये बैंक भी पे कर सकती है इस टाइप से, या फिर ये थर्ड पर्सन पे कर सकता है, तो वो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, मतलब ज़रूरत पड़ी तो वो भी ड्रॉई बन सकता है, ये बोल रहा है। ठीक है, फिर आता है इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क भी किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्या कि जो भी मतलब चेक है, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अलावा देखो उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज की अलग से दे दी, प्रोमिसरी नोट की अलग से दे दी, बाकी चेक की बोल रहा है कि सारी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज वाली तो है ही सही, है ना, कौन सी बिल ऑफ एक्सचेंज वाली तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ही सही, प्लस एक स्पेसिफाइड बैंकर होना चाहिए, वरना चेक कोई थर्ड पर्सन पे आप इशू नहीं कर सकते। आप स्पेसिफाइड बैंकर जो भी कमर्शियल बैंक है उन्हीं पे इशू कर सकते हैं। मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड, मतलब डिमांड पे पेबल होगा, जब वो प्रेजेंट करेगा तभी, खुद से आगे जाके अरे भाई उसका पैसा पड़ा है, बैंक वाला चला गया, अरे तेरे पास 1 लाख का चेक है ना, ला मैं इनकेश कर दूँ, ऐसा नहीं है। जब होल्डर जाएगा डिमांड पे तभी पेमेंट होगा। ठीक है, स्टैंपिंग एंड एक्सेप्टेंस नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इस पर जैसे अपन ने क्या पढ़ा था, प्रोमिसरी नोट पे स्टैंपिंग होनी चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज पे स्टैंपिंग होनी चाहिए, इस पर स्टैंपिंग नहीं ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस की भी ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्टेंस की ज़रूरत प्रोमिसरी नोट में भी नहीं थी पर बिल ऑफ एक्सचेंज में तो थी। ठीक है, ओके। फिर अब आता है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये जो मैं थोड़ा सा स्पीड में बियरर और अपना ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट को कवर कर रहा था ना, वो अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा, मैं वहाँ पे इसलिए डिटेल में नहीं किया। ठीक है, अपना हो गया बियरर। 1 मिनट, थोड़ा सा पानी लग रहा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, आप अच्छे से करते चलो इसको। क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट आए मुझे बताओ, आराम से कवर हो सकता है। आप इसको मॉड्यूल से भी पढ़ते हो तो काफ़ी इजी है, काफ़ी छोटा सा चैप्टर है, कितने मतलब 24-25 पेजेस में इसके नोट्स वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, फिर समरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसको आराम से अपन कर सकते हैं। हाँ, अब पढ़ते हैं हम बियरर इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट वेयर द नेम ऑफ पे इज़ ब्लैंक। नेम ऑफ पे ब्लैंक है, मतलब इंसान स्पेसिफाइड जिसको पेमेंट करना है वो फिक्स नहीं है। और वेयर द नेम ऑफ पे इज़ स्पेसिफाइड, मतलब मेंशन्ड है विद द वर्ड्स और बियरर, मतलब और वेयर द लास्ट इंडोर्समेंट इज़ ब्लैंक, मतलब कुल मिला के आगे मेंशन कर दिया। ठीक है, मतलब कि जिसके पास हो ना उसको दे देना, तो अरे वो तो बेसिक बात थी ना, ब्लैंक होगा तो भी जिसके पास होगा उसको देंगे, या फिर आपने लिख दिया जिसके पास होगा उसको दे देंगे। बियरर मतलब होल्डर, जिसके हाथ में है बियरर करता है। ठीक है, सच इंस्ट्रूमेंट कैन बी नेगोशिएटेड बाय मियर डिलीवरी, मतलब सिर्फ अगर आपने दूसरे को दे दिया तो भी वो इंडोर्स हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, सॉरी इंडोर्स नहीं डिलीवर हो जाएगा। मतलब देखो सिंपल सी बात है, एक अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक चेक है, ब्लैंक चेक है, अमाउंट वगैरह मेंशन्ड है, साइंड है पूरा। ठीक है, आप ए को बी ने दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, ए ने, मतलब चलो ठीक है अपन ऐसा सिंपल रखते हैं, ए ने बी को चेक दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ए को दिया। साइन की ज़रूरत है क्या, नहीं, ए ने साइन किया बस वो काफ़ी है। ठीक है, बाकी आगे पहुंचा सकते हो। अब यहाँ पे ऑन अकाउंट मतलब किसी के अगर स्पेसिफिक, जैसे ए ने बोला मैं बी को पैसा दूंगा, बी आगे नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि ए ने बोला मैं बी को ही दूंगा,
तो बी आगे देगा तो क्या बोलेगा, पीछे लिख देगा ए ने जो हक मेरे को बी को दिया था मैं सी को ट्रांसफ़र करता हूँ। तो उसने इंडोर्समेंट मतलब साइन। तो यहाँ पे ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी मतलब ट्रांसफ़र, डिलीवरी मतलब हाथ में देना, फिजिकल डिलीवरी, ठीक है, हो गया। अब साइन करके बी ने सी को दे दिया, सी ने साइन करके डी को दे दिया, डी ने साइन करके ई को दे दिया, मतलब राइट ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी इज़ ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ओनली डिलीवरी इज़ बियरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलो देखो ये ऐसे का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी अपन देखो मैं आपको मेंशन भी करते जा रहा हूँ कहाँ का थोड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो वो भी अपन देखते चलो, ठीक है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, अब इनलैंड इंस्ट्रूमेंट से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा बहुत ज़्यादा टफ डेफिनेशन, वो है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। इनलैंड मतलब इंडिया का या इंडिया की लैंड में, ठीक है। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज़ वन विच इज़ नॉट एन इंडियन इंस्ट्रूमेंट। चलो दो मार्क तो पक्के हो गए, क्या डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये याद कर ली। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है हमारी, अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मेड इन इंडिया, मतलब क्या, इंडिया में साइन किया गया, इंडिया में एग्री किया गया। एंड मेड पेएबल इन, मतलब पेमेंट कहाँ होगा, स्पेसिफाइड प्लेस, और ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब या तो पेमेंट इंडिया में होगा या फिर जिस इंसान को ड्रॉ किया गया है वो इंडिया का होना चाहिए। शेल बी डीम्ड टू बी एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, इंडियन बोल रहा हूँ, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दो कंडीशन है, साफ सीधी बात है, ये अगर कंप्लाई हो गई तो वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ये अगर कंप्लाई नहीं हुई तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, मेड इन इंडिया, भाई इंडिया का होना चाहिए, इंडिया में बनना चाहिए। दूसरी कंडीशन पेएबल इन इंडिया, मतलब जब पेमेंट होगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, डिमांड पे, टाइम पे, तो वो कब होगा, पेएबल इन इंडिया होना चाहिए। या फिर और मतलब या तो पेएबल इन इंडिया या फिर ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब किसी भी इंसान जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उस पर अगर ड्रॉ किया गया तो भी चल जाएगा, ठीक है। ये दो कंडीशन आप देख लेना, ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई करते हो तो इंडियन इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, अगर सेटिस्फाई नहीं करते हो तो क्या बन जाता है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये दो कंडीशन आ गई समझ। यहाँ पे और में दे रखा है, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो इन्होंने टेबल में बना के दे रखा है, जबकि हमने इसमें दे दिया, ओके। फिर जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हम एक लेट से एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। एक कंडीशन है मेड, ठीक है, मेड, दूसरी कंडीशन है पेएबल और तीसरी कंडीशन है पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे क्या, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके। तो यहाँ पे पहले केस में अगर हम समझे कि इंडिया में बना और इंडिया में पेएबल है, किसको, फॉरेनर को, मतलब अमेरिकन को, तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, मेड इन इंडिया, तो सेटिस्फाई हो गई, ये देखो ग्रीन कलर से सेटिस्फाई हो गई। फिर पेएबल इन इंडिया सेटिस्फाई हो गई, इसको देखेंगे क्या, इसको नहीं देखेंगे, तो ये हो गया इनलैंड, इंग्लैंड नहीं इनलैंड, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आता है अपना मेड इन इंडिया। फिर दूसरा क्या आता है अपना, ये किसको चाइना में पे करेंगे, ठीक है, चाइना में पे करेंगे, लेकिन करेंगे किसको, रमेश को, ओके। तो इसमें कंडीशन देखो, पहली कंडीशन क्या थी, मेड इन इंडिया, हाँ भैया मेड इन इंडिया। दूसरी कंडीशन क्या थी, पेएबल इन इंडिया, और दादा ये तो चाइना में पे हो रहा है, ठीक है, पेएबल इन इंडिया कैंसिल। तीसरी कंडीशन क्या थी, मतलब ये और में कंडीशन है, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या थी, और मतलब या तो ये, ठीक है। तो पेएबल इन इंडिया कैंसिल हो गई, ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ओहो हो ये अपने रमेश भैया, ये पहले कैंसिल हो गई, ये रमेश भैया तो इंडिया के, मतलब हो सकता है चाइना में किसी रमेश का नाम हो सकता है, वहाँ का नेशनल हो सकता है, बट वी आर अज्यूमिंग कि ये इंडिया का है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर अब तीसरी कंडीशन में हम फिर मतलब ऐसे केसेस देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस हो गया, थर्ड केस हो गया। थर्ड केस में ये अपना इंडिया का है, ठीक है, इंडिया में हुआ है। फिर ये लेट से अपना हुआ अमेरिका, और ये हुआ चाइना, या फिर ये भी अमेरिका, वॉट एवर। अब देखो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, हाँ हो गई, दूसरी कंडीशन नहीं हुई तो हम कहाँ जाएंगे, एक कंडीशन पूरी नहीं हुई तो और वाली पे जाएंगे, और वाली भी फुलफिल नहीं हुई, तो ये हो गया हमारा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है।
ये टेबल का आप फ़ोटो खींच सकते हो, काफ़ी अच्छी टेबल है ना, इसका फ़ोटो खींच सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ये एक एग्जांपल दिया है, हूएवर रिसीव्स मनी ऑल्सो रिसीव्स इंटरेस्ट एज पर कंट्री इंटरेस्ट रेट, मतलब कि अगर जिसको पैसा, अगर मान लो डिसऑनर होता है या कुछ भी इंटरेस्ट वाला केस आता है कि डिसऑनर हो गया, अब हमको पेमेंट मिलेगा लेकिन हमको लेट पेमेंट मिल रहा है, तो हमको विद इंटरेस्ट चाहिए। विद इंटरेस्ट अगर चाहिए तो जिस इंसान को पेमेंट मिल रहा है उसकी कंट्री के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मिलेगा। लेट से इंडिया का बंदा है, अमेरिका में पेमेंट करना है, तो इंडिया में इंटरेस्ट रेट है मान लो 15%, अमेरिका में इंटरेस्ट है 10%, तो वो कम 10% पे देगा। जो बंदे को रिसीव हो रहा है उसके हक की चीज़ है तो उसको उसके हक का ब्याज मिलना चाहिए, ठीक है। फिर आता है इनकोएट और एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट। बोले तो कि इनकोएट बोले तो अपना कि इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट इन सर्टेन रिस्पेक्ट, मतलब क्या साइन नहीं है, डिलीवरी नहीं हुई है, या फिर अमाउंट गलत मेंशन है, इस टाइप से कुछ भी मेंशन ही नहीं है। गलत तो मतलब वो बाहर ही हो जाएगा, कैसी वो हो जाएगा, मतलब इनवैलिड हो जाएगा। बट अगर कुछ तरीके से साइन या फिर डिलीवरी या फिर कुछ भी अगर दिक्कत है, ठीक है, तो बाद में साइन करके डिलीवर कर सकता है अनदर पर्सन को इन इस कैपेसिटी लिविंग द इंस्ट्रूमेंट इधर होली ब्लैंक और हैविंग रिटर्न ऑन इट वर्ड इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीट अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उसको कंप्लीट कर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा स्पीड में थोड़ा सा वर्ड्स इधर उधर हो गए थे, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ दिस रूल इज इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल, मतलब जिसके हाथ में है वो आगे फॉरवर्ड करके उसको सही कर सकता है, ठीक है। लाइबिलिटी ऑन ड्रॉइंग इनक्वाइट इंस्ट्रूमेंट, the person signing and delivering the inquired instrument is liable both to holder and holder in due course. However, there is a difference in their respective right, मतलब अगर आपने इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट भी दिया है तो भी आपकी लाइबिलिटी आएगी। ऐसा नहीं कि अमाउंट मेंशन नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो आपकी उतनी लाइबिलिटी आएगी, ठीक है। अब देखो, द होल्डर ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिकवर द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ अमाउंट इंटेंडेड टू पेड बाय द साइनर, मतलब अमाउंट नहीं लिखा है। लेट से एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट है ना, अमाउंट था, एक्चुअल अमाउंट था 5000, ठीक है। अब आ गया अपना केस, ये आ गया होल्डर और ये आ गया होल्डर इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो अमाउंट 5000 था, लेकिन जो भी है मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज है तो ये ब्लैंक रह गया अमाउंट, ठीक है, दिख रहा है अमाउंट रह गया अपना ब्लैंक। अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है, इस केस में जो है लाइबिलिटी वो कितनी बनेगी, 5000 की बनेगी, क्योंकि इंटेंशन कितना था कि 5000 ही हम पे करेंगे। लेकिन अब देखो होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब अब ये मान लो बी से, जैसे ए ने बी को दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, ये ए बंदा था, इसने बी को दिया, बी ने आगे दिया सी को, सी बन गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब सी बी से 10,000 मांगता था, तो लेट से यहाँ पे सी बी से 10,000 मांगता था, तो जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको पूरा अमाउंट मिलने का राइट है जितना उनको लेना है, पर प्रोवाइडेड एक कंडीशन है, बैक्ड बाय स्टैम्प टिकट। अगर स्टैम्प टिकट बैक करता है उतना अमाउंट, जैसे मान लो उसके पास 8 रुपये का स्टैम्प लगा हुआ था, या फिर मान लो 10 रुपये का स्टैम्प लगा था, लेकिन उससे 8,000 का ही अमाउंट कवर होता है, तो वो 8,000 तक ही ले सकता है। यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट तक ही ले सकता है होल्डर, और होल्डर इन ड्यू कोर्स पूरा अमाउंट ले सकता है टिल द अमाउंट विच इज़ लाइक बैक्ड बाय स्टैम्प टिकट्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं फिर भी पढ़ा देता हूँ एक बार, रिकवर एनी अमाउंट ऑन सच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड इट इज कवर्ड बाय स्टैम्प फिक्स्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, समझ में आया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। फ्लो में अच्छा चल रहा है, दिक्कत नहीं आ रही होगी, आई होप मैं अच्छे से पढ़ा रहूँगा। आपको कुछ भी अगर इशू भी आता है, कुछ भी अगर तारीफ़ करनी हो, बुराई करनी हो, जो करना है ऑनेस्ट रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कमेंट नहीं करनी है तो आपको अगर पर्सनल रिव्यू मुझे देना है तो आप मेरे नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑब्वियसली, उसी से हमारी और रीच बढ़ेगी और बच्चों तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एम्बिगस इंस्ट्रूमेंट वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्टिट्यूट इधर एज अ प्रोमिसाइड नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब पता नहीं चल रहा है प्रोमिसाइड नोट है बिल ऑफ एक्सचेंज है, थोड़ी लैंग्वेज में इशूज़ आ रहे हैं, ठीक है। होल्डर में इट इज़ इलेक्शन ट्रीट इट इज़ इधर, मतलब क्या, होल्डर जिसके पास है वो डिसाइड कर सकता है कि मेरे को प्रोमिसाइड नोट कंसिडर करना है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। The instrument which is vague and cannot be clearly identified, either is bill of exchange, promissory note, is an ambiguous instrument. अगर एग्जाम में आ जाता है 2 मार्क का, what is an ambiguous instrument, तो ये वाली लाइन लिख के आ जाना, क्या, an instrument which is vague and cannot be clearly identified, either it is a promissory note or bill of exchange, then it is called as an ambiguous instrument, ठीक है।
बढ़िया बढ़िया, सही जा रहे हैं, ठीक है। अब ये हमने देखा था मोड्स ऑफ नेगोशिएशन। अगर बियरर है तो डिलीवरी से काम हो जाएगा, ऑर्डर है तो इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी चाहिए, साइन, ठीक है। फिर अब डिलीवरी यहाँ पे एक्चुअल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। कंस्ट्रक्टिव मतलब वहाँ पहुँच गया या फिर जो भी तुम्हारा टर्म्स में है वैसा। एक्चुअल मतलब फिजिकल ट्रांसफ़र, ठीक है। अब देखो एग्जांपल पढ़ लेते हैं। कुछ एग्जांपल जो मुझे फील होते हैं ना कि रिवीजन वीडियो में भी कवर करा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो वो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं चाहता हूँ कि एग्जांपल आप ही पढ़ लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इतना कवरेज कराना मतलब एक लेक्चर में काफ़ी टफ हो जाता है, वो भी रिवीजन वीडियो में, ठीक है। 35 मिनट्स हो गए हैं और हमने लगभग आधा तो पढ़ लिया है, तो इट्स गोइंग गुड, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आ रहे हैं, एक्स ड्रू अ चेक ऑफ 50,000 पेबल टू वाई एंड डिलीवर्ड इट टू हिम, ठीक है। ये जो मैंने एग्जांपल दिया था शायद ये वही आ रहा है, ठीक है। एक्स ने जो है वाई पे चेक ड्रॉ किया, वाई के नाम से 50,000 रुपये का। वाई इंडोर्स द चेक इन फेवर ऑफ जेड बट केप्ट इट इन हिज टेबल ड्रॉर, मतलब वाई ने जेड को इंडोर्स करके अपनी टेबल पे रख लिया, टेबल के ड्रॉर में, ठीक है भैया। सब्सिक्वेंटली वाई डाइड एंड चेक वॉज फाउंड बाय जेड इन वाइज, वाई डाइड एंड चेक वॉज फाउंड बाय जेड इन वाइज टेबल, वाई मर गया, ठीक है। जेड आया और जेड ने टेबल देखी तो पता चला कि भाई मेरे नाम का तो चेक इंडोर्स्ड है, ठीक है। In this case, Z does not become the holder of check as the negotiation was not complete by delivery of the check to him. अब Z के नाम पे चेक तो इशू हो गया था, लेकिन वो चेक होल्डर नहीं बन सकता उस चेक का, क्योंकि इंडोर्समेंट अपना क्या बोलते हैं, डिलीवरी कंप्लीट नहीं हुई थी। डिलीवरी क्यों कंप्लीट नहीं हुई थी? इंडोर्समेंट तो हो गया था, साइन तो हो गया था, लेकिन डिलीवरी नहीं हुई थी। डिलीवरी क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि वो टेबल के ड्रॉअर में ही था, उसका इंटेंशन था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो Z को डिलीवर नहीं हुआ था, ठीक है। एग्जाम्पल काफ़ी अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क का केस स्टडी बना के आराम से ऐसे ही पूछ सकती है और पूछती भी है बहुत बार, ठीक है। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, ठीक है। अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल टू बियरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी, मतलब बियरर वाला हुआ तो नेगोशिएबल, मतलब नेगोशिएशन मतलब ट्रांसफ़र, तो डिलीवरी से हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे अपना इंडोर्समेंट है तो ऑर्डर वाला कितनी बार पढ़ेंगे हम? 3-4 बार तो मतलब बुक में डबल पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे एक्सेप्शन, क्या? प्रोमिसरी नोट का, ओके। अब प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक डिलीवर्ड ऑन कंडीशन दैट इट इज़ नॉट टू टेक इफेक्ट एक्सेप्ट इन सर्टेन इवेंट इज़ नॉट नेगोशिएबल, मतलब क्या? कंडीशंस नहीं डाल सकते विदाउट नोटिस ऑफ कंडीशन अनलेस सच इवेंट हैपन, मतलब कंडीशन वाला नहीं चलेगा, ठीक है। वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, अनकंडीशनल होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब सेक्शन नंबर 46 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अगर सर ने पानी पी लिया है मतलब समझ लो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये अच्छे से अपने को करना है, ओके। डिलीवरी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इसेंशियल वेदर इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू बियरर और ऑर्डर फॉर इफेक्टिंग द नेगोशिएशन। बियरर हो या ऑर्डर हो, डिलीवरी कंपलसरी है। बियरर ऑर्डर में फ़र्क क्या है? इंडोर्समेंट का, साइन का, ठीक है। द डिलीवरी कैन बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव। एक्चुअल डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज हैंडेड फिजिकली, मतलब सामने वाले को फिजिकली इंस्ट्रूमेंट दे दिया। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट, क्लर्क, सर्वेंट, मतलब सामने वाले के किसी ऐसे बंदे को दे दिया जो डीम्ड माना जाएगा कि सामने वाले तक पहुंच चुका है, ठीक है। फिर आता है अपना, हाँ, एजेंट वगैरह हो गया। फिर सेक्शन 46 ऑल्सो लेज डाउन व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पज ओनली द प्रॉपर्टी इन इट does not pass to the transferee even though it is endorsed to him unless the instrument is negotiated to a holder in due course, मतलब क्या? अगर आपने स्पेशल पर्पस डाल दिया, कुछ कंडीशन डाल दी, तो वो आगे मतलब नहीं माना जाएगा कि वो डिलीवरी हो गई है। अगर उसने भी आगे ट्रांसफ़र कर दिया तो होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर गुड फेथ में होता है तो उसको तो पेमेंट करेंगे ही सही। लेकिन अगर जो भी प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी अगर कंडीशनल है या फिर दूसरी क्या कंडीशन थी? एक कंडीशनल हो गया, दूसरी क्या कंडीशन है? अपना कंडीशनल और एक और क्या था? स्पेशल पर्पस। अगर ऐसा केस होता है तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड, एक मिनट, जस्ट अ मिनट,
ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम थे कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वाले पार्ट पे। ठीक है, स्पेशल पर्पस या कंडीशन डाला तो वो होल्डर के पास ट्रांसफ़र होगा ऐसा नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स तक चला गया तो ओके है। ठीक है, कंडीशनल डिलीवरी इनकम्प्लीट, होल्डर इन ड्यू कोर्स डिलीवरी कंप्लीट। फिर आता है अपना कॉन्ट्रैक्ट वाला। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंटिल डिलीवरी रिमेन्स इनकम्प्लीट एंड रिवोकेबल, मतलब अगर डिलीवरी इनकम्प्लीट है तो वो पूरा लीगल नहीं माना जाएगा, इनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, रिवोकेबल है मतलब कैंसलेबल है। द राइट्स इन द इंस्ट्रूमेंट आर नॉट ट्रांसफर्ड टू इंडोर्सी unless after the endorsement the same has been delivered. If a person makes the endorsement of instrument but before the same could be delivered to the endorsee, the endorser dies. The legal representative of deceased cannot negotiate the same by mere delivery thereof. मतलब अगर आपने डिलीवरी नहीं किया तो नो एंडोर्समेंट, मतलब ट्रांसफ़र नहीं हुआ, नॉट नेगोशिएबल बोल सकते हैं। आपने साइन करके रख दिया लेकिन डिलीवरी नहीं की तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास कोई राइट नहीं है कि वो कंप्लीट कर ले डिलीवरी। ठीक है, मतलब वो रिवोकेबल हो जाएगा। वो जैसे ये वाला केस था ना, इसी केस को बता रहा है बस वो, ये वाले केस को। ठीक है, इसको डबल देख लेना इफ़ यू वांट। हमने काफ़ी चीज़ें रिपीट तो कर ही ली है, इट्स ओके। अब आता है अपना डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड। ये मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ते चलो। कुछ भी डाउट आए जस्ट मेंशन इन कमेंट सेक्शन और लाइक शेयर कर दीजिए। और नई चीज़ आई है हाइप करने का वीडियो का, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके, फिर आता है अपना फॉर, अब देखो, वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर। देखो मैं कुल मिला के मेरी भाषा में समझा देता हूँ, काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, अगर आपका चेक डिसऑनर होता है किस कारणों से, या तो आपने जैसे पहले तो चेक इशू किया, ठीक है, इशू किया क्या, पेमेंट फॉर एनी अमाउंट ऑफ मनी, कुछ मनी के लिए आपने पेमेंट करने के लिए, टू अनदर पर्सन फ्रॉम दैट अकाउंट, मतलब आपने बैंकर को बोला है मेरे अकाउंट से इतना पैसा इस इंसान को दे देना, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ होल और इन पार्ट, मतलब कोई भी आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है, पूरी लाइबिलिटी सेटल करने के लिए, आधी लाइबिलिटी सेटल करने के लिए। अ चेक गिवन, ये वाले पार्ट पे मैं फिर आऊँगा। ठीक है, आपने लाइबिलिटी सेटल, इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, मतलब बैंक ने अनपेड रिटर्न किया। अनपेड रिटर्न क्यों किया है, क्यों, रीजंस, इधर बिकॉज मतलब इन दो कारणों में से। मनी आउटस्टैंडिंग थी, जो मनी जो स्टैंडिंग थी, मतलब आपके बैंक में जितना बैलेंस था वो सफिशिएंट नहीं था, इनसफिशिएंट था। दैट इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट, मतलब आपके पास 5 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए की लिमिट सेट करेगी, फ्रॉड्स वगैरह बहुत होते हैं आजकल, तो 1 लाख रुपए ही एक चेक से या फिर 1 लाख रुपए एक दिन में निकल सकते हैं। तो आपने अगर 2 लाख का चेक बना दिया तो वो लिमिट से बाहर हो रहा है, या तो वो लिमिट से बाहर हो रहा है जितना आपने बैंक को परमिशन दे रखी है, या फिर आपके पास उतना बैलेंस नहीं है। इन दोनों केस में अगर कोई सा भी केस है और आपने कोई चेक इशू किया था वो रिटर्न आता है, तो और अब एक कंडीशन ये बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और अदर लाइबिलिटी, मतलब क्या, कोई भी डेट होनी चाहिए। अ चेक गिवन एज गिफ्ट और डोनेशन और एज अ सिक्योरिटी ऑफ डिस्चार्ज मियर मॉरल एप्लीकेशन, ऐसा कुछ भी आपने गिफ्ट, डोनेशन, कोई एनजीओ में डोनेट किया, वो वाले चेक को इस कंडीशन सेक्शन 138 में कवर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, चेक डिसऑनर माना जाएगा, पहली बात। दूसरा, सच पर्सन जो है इम्प्रिजनमेंट होगी विच में बी एक्सटेंडेबल अप टू 2 years। फाइन जो है, जो चेक का अमाउंट था लेट से 2 लाख तो 4 लाख तक का फाइन लग सकता है। ये दोनों कंडीशन और में है, पर बहुत भी लग सकता है, या तो 2 साल की जेल, या डबल अमाउंट ऑफ चेक की पेनल्टी, या फिर बहुत। ठीक है, अब क्या सेक्शन 138 कहाँ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर चेक प्रेजेंटेड अनलेस बिलो कंडीशन ना कंप्लीट, हाँ, मतलब ये कंडीशन अगर कंप्लाई नहीं है तो सेक्शन 138 बोले तो डिसऑनर ऑफ चेक अप्लाई नहीं होगा। क्या, अगर वैलिडिटी पीरियड में आपने चेक नहीं दिया, जनरली 3 महीने में देना चाहिए। दूसरा, डिमांड फॉर पेमेंट थ्रू द नोटिस, मतलब आपने नोटिस इशू नहीं किया पेमेंट के लिए। क्या, होल्डर जो है उसको देखो, यहाँ मैंने क्रक्स करवा के रखा है, आपका जब चेक डिसऑनर हुआ उसके 30 डेज़ के अंदर आपको किसको, ड्रॉअर को बोलना है कि भाई आपके अकाउंट में या तो पैसे नहीं है, लिमिट सेट कर रखी थी, वो लिमिट से ज़्यादा का आपने चेक इशू कर दिया, तो विद इन 30 डेज़ आप हमको अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिए, तो कोई पेनल्टी, कोई भी मतलब प्रिजनमेंट कुछ नहीं आएगा। दूसरी चीज़, अब जो है, जब जिस दिन को नोटिस मिला है, किसको, जिसका चेक बाउंस हुआ था, डिसऑनर हुआ था, उसको विद इन 15 डेज़ ऑफ नोटिस पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो कर देता है तो फिर सेक्शन 138 मतलब जो पेनल्टी है, जो भी मतलब उस पर कॉन्ट्रावेंशन है, वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब आता है अपना प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर। जनरली हम ये मानेंगे कि अगर कोई प्रोमिसरी नोट या कोई बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई चेक अगर किसी होल्डर के पास है तो होल्डर ने गुड फेथ में लिया है, उसी की फेवर में रहेंगे।
तो अगर जैसे मान लो गलत साइन कर गए या कुछ तो फ्रोजरी वगैरह की है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जिसने साइन किया है उसकी, कि ये प्रूव करे, ठीक है। फिर आता है डिफेंस, विच अब ये नहीं बोल सकते कि मेरा इंटेंशन नहीं था भैया, मैं भूल गया था, मुझे तो ऐसा लगा था 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख की लिमिट तो मुझे ध्यान ही नहीं रही, मैं तो 5 लाख बैलेंस रख रहा था, 2 लाख का आप इसको दे दो। अरे भाई तूने अगर लिमिट लगाई है तो तुझे इतना तो लॉ का पता होना चाहिए ना कि लिमिट लगाई है, उसके ऊपर नहीं होगा, अदरवाइज 138 सेक्शन अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इंटेंशन डजेंट मैटर। अब आता है प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये काफ़ी सिंपल है। देखो यहाँ पे ये जो अपने पढ़ा है ना, ये काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ पढ़ ली है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस है, और एक नीचे एक टॉपिक है उससे आने के चांस है। बाकी ये जो है ना, ये फिर भी बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये जो अपन पढ़ेंगे ना यहाँ से प्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ फटाफट, आपको रीजनेबल टाइम में दे देना है। क्या? विद इन अ रीजनेबल टाइम, मतलब प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, मतलब आप एक्सेप्टेंस के लिए दे रहे हो, जैसे ड्रॉअर ड्रॉई एक्सेप्टेंस के लिए देते हैं, चेक वगैरह केस में ये सिनेरियो नहीं आएगा, प्रोमिसरी नोट में एक्सेप्टेंस वाला सीन नहीं रहता है, ठीक है। ये दे रहे हो। क्या? इन डिफ़ॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, अगर ये डिफ़ॉल्ट हो गया तो देयर इज नो पार्टी। अब देखो आपने अगर प्रेजेंट ही नहीं किया तो फिर पार्टी लाइबल नहीं, क्योंकि आपने एक्सेप्टेंस ली नहीं सामने वाले से। फिर बिल इज़ डायरेक्टेड ड्रॉई एट पर्टिकुलर प्लेस, अगर पर्टिकुलर प्लेस फिक्स थी तो वहाँ जाना है, कहीं के लिए, प्रेजेंटमेंट के लिए। अगर पर्टिकुलर फ्लेक्स नहीं थी तो जहाँ वो बंदा मिल जाए, सिंपल सी बात है। पहले बिजनेस प्लेस पे जाना है, कब? बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डेज में, ठीक है। फिर बिजनेस प्लेस पे नहीं मिले तो स्पेसिफाइड प्लेस डिसाइड की है तो स्पेसिफाइड प्लेस पे जाना है, ठीक है। वो या उसका कोई एजेंट या कुछ होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तीसरी केस में क्या होगा, अगर स्पेसिफाइड प्लेस भी नहीं है तो कोई सी भी प्लेस पे जहाँ पे जनरली वो मिलता है तो उसको ढूंढ के उसको अपने को एक्सेप्टेंस साइन करा लेनी है विद इन नॉर्मल रीजनेबल टाइम, मतलब 4-5 दिन, 2-4 दिन, इस टाइप से। फिर अगर एग्रीमेंट यहाँ पे उन्होंने बात कर रखी है कि पोस्ट के थ्रू मैं एक्सेप्टेंस भेजूंगा, प्रेजेंट करूंगा तो एक्सेप्टेंस दे देना, तो वो प्रूफ भी पोस्ट की रिसिप्ट भी इनफ होगी, ठीक है। अब प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट, मतलब क्या? बिजनेस आवर्स में, बिजनेस डे पे आपको रीजनेबल टाइम में प्रोमिसरी नोट देना है। ये वाला केस था अपना एक्सेप्टेंस वाला, और ये प्रोमिसरी नोट का कि दिखाने के लिए, ये जनरली बिल ऑफ एक्सेप्टेंस वाला पार्ट है, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर आता है अपना नेक्स्ट ड्रॉइज टाइम फॉर डिलिब्रेशन। हाँ, अब देखो क्या होता है, एक्सेप्ट अब आपने दे दिया रीजनेबल टाइम में, मान लो कितना, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में, तो अब सामने वाले को, ड्रॉई को जो है उसको 48 आवर्स मिलता है एक्सेप्ट करने के लिए बिल, ठीक है। 48 आवर्स एक्सेप्ट विद इन 48 आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट, मतलब प्रेजेंट करने के बाद, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट। अब पेमेंट के लिए तो सेम, या तो उसके बिजनेस प्लेस पे चल जाओ, बिजनेस डेज, बिजनेस आवर्स, या फिर स्पेसिफाइड प्लेस हो तो स्पेसिफाइड प्लेस पे चल जाओ, या फिर अगर स्पेसिफाइड प्लेस नहीं हो तो जहाँ पे आपका एग्रीमेंट है कि यहाँ पे मिलेंगे तो वो हो जाएगा। अदरवाइज़ फिर आपका ये भी हो सकता है कि वो अगर कहीं नहीं मिलता है तो जहाँ मिल जाए वहाँ ढूंढ के उसको कर लो, वेयर ही कैन बी फाउंड। फिर चौथा केस आता है, अगर एग्रीमेंट मतलब आपका ऑलरेडी है कि हम रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आपको दे देंगे, इंडिया पोस्ट के थ्रू, तो वो फिर सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब देखो, वेयर अ प्रोमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड, मतलब ऑन डिमांड अगर प्रोमिसरी नोट पेबल होता है, एंड इज नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, नो प्रेजेंटमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू चेंज द मार्केट, चार्ज द मेकर देयर ऑफ। देखो अब क्या होता है, चार्ज द मेकर मतलब मेक देम लाइबल, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि प्रोमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है और प्लेस फिक्स नहीं है। अब क्या करें, अब प्रेजेंटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आपको एक्सेप्टेंस वगैरह की तो ज़रूरत थी नहीं, आपने प्लेस डिसाइड करी नहीं, डिमांड पे है तो मैं जब दूंगा तब तुमको देना पड़ेगा, डिमांड में है ना, डिमांड वाला केस है ना ये तो, ठीक है। तो नो प्रेजेंटमेंट इज़ नेसेसरी, डिमांड मतलब जब मैं मांगू तब देना है, तो प्रेजेंट करके उसको टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं, जिस दिन दिया उस दिन पैसा दे भैया, ठीक है। आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट क्या है? यूजुअल बिजनेस आवर्स होने चाहिए। फिर प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल आफ्टर डेट और साइट, अगर स्पेसिफाइड डेट वाला केस है तो इस प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल एट ए स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट और साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मैच्योरिटी। मतलब अगर आपने लेट से आज से प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज डिसाइड किया है कि 2 महीने बाद पेमेंट होगा, तो 2 मंथ्स के बाद आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर मैच्योरिटी, या जिसे एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी कर सकते हो। अभी देखो ये ऐसे ही क्या करता है, अब जैसे कुछ बच्चे, हम 48 मिनट्स 49 मिनट्स हो गए, यहाँ तक बच्चे छोड़ के चल जाते हैं, लेकिन यहाँ से ऐसे ही देखो सेक्शन 67 कितना कोने में पड़ा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमें चीज़ें छोड़नी नहीं है। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट वाला केस है तो क्या फिक्स डेट है कि भैया 1 अप्रैल को इंस्टॉलमेंट आती है, तो 3rd डे को आपको प्रेजेंट कर देना है, कब? 4 अप्रैल, ठीक है। तब उससे पहले पेमेंट कर दे तो वेल एंड गुड, वरना 4 अप्रैल को आप प्रेजेंट कर दो। इसमें जनरली कोई देखेगा ना तो सब 1 अप्रैल का 1 अप्रैल लिख देंगे, या फिर यहाँ पे आएगा 4 अप्रैल, ठीक है। और विद इन 3 डेज लिखा है, 3rd डे या 3 डे।
फिर आता है अपना प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर, मतलब अगर स्पेसिफाइड प्लेस अगर फिक्स है तो क्या उसी प्लेस पे आपको प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर प्रेजेंट करना पड़ेगा पेमेंट के लिए, उस टाइम पे एक्सेप्टेंस के लिए कर रहे थे या पेमेंट के लिए कर रहे हैं, दोनों सिमिलर ही है वैसे तो, प्रेजेंट ही करना है। इंस्ट्रूमेंट पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, एक्सेप्टेड पेबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस, अगर स्पेसिफाइड प्लेस पे एक्सेप्ट किया गया है कि यहीं पेमेंट होगा तो क्या बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस, ऑब्वियसली बात है जहाँ एग्रीमेंट किया है वहीं प्लेस करेंगे, वहीं मतलब रखेंगे, वहीं प्रेजेंट करेंगे जो भी है। प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस, तो बिजनेस आवर्स में ढूंढ लो, यूजुअल रेसिडेंस पे ढूंढ लो, फिर नहीं मिले तो जहाँ बंदा फाउंड हो, जहाँ बंदा मिले वहाँ जाके उसको प्रेजेंट कर दो। फिर प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉअर, अब क्या अपॉन विच देखो एट द बैंक को अगर ड्रॉ किया है ना, बिफोर द रिलेशन बिटवीन द ड्रॉअर एंड हिज बैंकर हैज़ बीन अल्टर्ड टू द प्रेजुडिस ऑफ ड्रॉअर, मतलब अब देखो ड्रॉअर ने एक चेक इशू किया 2 लाख रुपए का, ठीक है, अब 2 लाख रुपए का आपको टाइमली प्रेजेंट करना है। अगर आपने टाइमली प्रेजेंट नहीं किया, आपने अननेसेसरी 3 टाइम का चेक, 3 महीने का टाइम है चेक में, तो आपको टाइमली 1 या 2 दिन में प्रेजेंट कर दो, 4 दिन में प्रेजेंट कर दो, अनलेस पता चले कि आपको चेक दे दिया उसने और वो तो आपने तो चेक लेके ड्रॉअर में रख लिया और 2 महीने बाद उसने बैंक के साथ रिश्ते ख़त्म कर दिए, उस बैंक से अकाउंट क्लोज करा लिया। तो आपने अगर चेक प्रेजेंट नहीं किया टाइमली, बैंक भी वेट करता होगा 5 दिन 10 दिन कोई चेक हो तो आ जाए, अगर उसने नहीं किया और आपने 2 महीने तक ड्रॉअर में चेक पड़ा रहा, उसके बाद जाके चेक दे रहे हो, तो वो उनका रिलेशन ही ख़त्म है, अकाउंट ही क्लोज हो गया, तो आपका चेक ख़त्म हो जाएगा। तो आपको टाइमली प्रेजेंट करना है। फिर प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक to charge any other person except the drawer be presented within a reasonable time after delivery by such person। आपको अगर इंडोर्समेंट वगैरह होता है उस पर केस लगाना है तो भी आपको टाइमली प्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब बैंक को देना पड़ेगा। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर इट्स रिसीव्ड बाय होल्डर, मतलब अगर आपने होल्डर ने अगर डिमांड वाला जो है, जो जैसे मतलब प्रोमिसरी नोट ऑन डिमांड या फिर अपना बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड है, तो उसको टाइम पे रिप्रेजेंट कर दो, टाइम पे प्रेजेंट कर दो, सो दैट आपको रिकवरी हो जाए। आप अननेसेसरी ज़्यादा टाइम लोगे, हो सकता है उनके रिलेशंस ख़राब हो जाए, कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, कुछ भी, तो टाइमली आप रीजनेबल टाइम में दे दो। फिर आता है प्रेजेंटमेंट टू बाय और टू एजेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज, क्या ड्यूली ऑथराइज एजेंट अगर है तो उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, और उसके लीगल अगर मान लो देखो ड्यूली ऑथराइज एजेंट है तो एजेंट को दे दो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला केस है, डेथ है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दो, इंसॉल्वेंट है तो उसके असाइनी को दे दो, क्या प्रेजेंट कर दो। एक्सक्यूज फॉर डिले, अब देखो इफ़ डिले इज कॉज्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ होल्डर, अब प्रेजेंट आप टाइम पे नहीं कर पाए, कुछ भी सर्कमस्टेंसेस थी जो आपके बियॉन्ड है और आपको वो एक्सक्यूज लो दे रहा है कि हाँ ये कंट्रोल में नहीं था, एंड नॉट इम्प्यूटेबल टू हिज डिफॉल्ट मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस, द डिले सीजेस टू ऑपरेट प्रेजेंटमेंट मस्ट बी मेड विद इन, अब यहाँ पे भी रीजनेबल टाइम, मतलब आपको 1 महीने का डिले हो गया तो वो छोड़ो, अभी 4-5 दिन में टाइम पे वो कर दो, प्रेजेंट कर दो, सो दैट आपको पेमेंट मिल जाए। अब यहाँ पे भी ये सेम केस है, ये केस अगर आपने छोड़ा तो भी दिक्कत थी, अगर आपने टाइमली अभी यहाँ पढ़ लोगे तो आपका ये अगर वाला टॉपिक हो जाएगा तो यहाँ से भी 4 मार्क 6 मार्क का आराम से क्वेश्चन आ सकता है, तो अच्छे से इसको करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लेक्चर में एंड तक बने रहो, क्योंकि एंड में भी ऐसे ही खोद के पीछे से क्वेश्चन निकाल के लेके आता है, तो वो भी हमको कवर करना बहुत ज़रूरी है। अब आ रहे हैं हम यहाँ पे, वेदर प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी है क्या, नहीं, व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी मतलब अनप्रेजेंट, जो अपना प्रेजेंटमेंट है जो पेमेंट के लिए अपन प्रेजेंट करते हैं वो अननेसेसरी कौन से केस में, ये समझेंगे। क्या मेकर ड्रॉअर और एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट्स द प्रेजेंटमेंट, उन्होंने ही बोल दिया भाई प्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं। बीइंग पेएबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ही क्लोजेस द प्लेस ड्यूरिंग द बिजनेस डे बिजनेस आवर्स, मतलब क्या बिजनेस प्लेस पर डिसाइड किया था, लेकिन बिजनेस आवर्स में बिजनेस डेज में उसकी प्लेस बनती तो अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं रही, अपन तो गए थे वहाँ पे फ़ोटो खींच के ले आओ। फिर बीइंग पेएबल एट सम अदर प्लेस, और वहाँ पे कोई ना तो वो ना उसका कोई एजेंट, दोनों यूजुअल बिजनेस आवर्स में वहाँ होते ही नहीं है, थर्ड प्लेस पे। चौथा, इफ़ नॉट बीइंग पेएबल एट ए स्पेसिफाइड प्लेस ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च बी फाउंड, मतलब हमने बहुत लोगों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी, जो भी है, लेकिन वो मिला नहीं, तो अगर वो नहीं मिला है, 4 केस है, चारों समझ में आए। एक क्या है, आपका सामने वाले ने मना कर दिया, दूसरा क्या है बिजनेस प्लेस पे वो मिला नहीं बिजनेस आवर्स बिजनेस डेज में, तीसरा क्या है स्पेसिफाइड प्लेस पे ना वो ना उसका एजेंट मिला बिजनेस आवर्स में, चौथा केस में क्या है कि आपने ड्यू सर्च किया लेकिन फिर भी वो नहीं मिला। इन चारों केस में क्या होगा, और भी केसेस है लेकिन ये 4 ईजी है, ये याद कर सकते हो आप, ठीक है। इन चारों केस में आपको प्रेजेंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। 5वां केस आता है, एज अगेंस्ट एनी पार्टी सोट टू बी चार्ज हियर विद इफ़ ही इज़ इंगेज टू पे नोट, हाँ मतलब सामने वाले ने अगर अग्री कर लिया, क्या चार्ज विद देयर विद इफ़ ही हैज़ इंगेज टू पे नोट विद स्टैंडिंग नॉन प्रेजेंट, मतलब
वो पेमेंट कर देगा, बिना आपको प्रेजेंटमेंट की ज़रूरत नहीं हो पेमेंट कर देगा, ऐसा उसने बोल दिया है। क्या या तो पार्ट पेमेंट कर दिया हो या फिर प्रोमिस टू पे, क्या होल और पार्ट में धीरे धीरे कर देगा, प्रेजेंटमेंट की ज़रूरत नहीं, मतलब सामने वाला एग्री कर रहा हो। तीसरा, अदरवाइज वेयर्स इज राइट टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी डिफॉल्ट, वो बोल रहा है आप प्रेजेंट नहीं भी कर पाओ ना तो मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं आपको पेमेंट करूँगा, मेरी क्रेडिबिलिटी इतनी ज़्यादा है, मेरी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा सोसाइटी में कि मैं पेमेंट कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर आता है एज अगेंस्ट द ड्रॉवर इफ़ द ड्रॉवर कुड नॉट सफ़र डैमेज फ्रॉम द वांट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, मतलब क्या ड्रॉवर अगर ड्रॉवर के केस में है, प्रोमिसरी नोट वाले केस में है तो क्या होगा, इफ़ द ड्रॉवर कुड नॉट सफ़र डैमेजेस, मतलब वो डैमेजेस सफ़र ही नहीं कर सकता, वो खुद ही पेमेंट कर देगा, तो मेरे को नहीं करना है, मैं केस करके कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बिना प्रेजेंटमेंट के भी तुमको टाइम में पेमेंट कर दूँ, तुम्हारी गलती थी, मैं केस करूँगा, तुमसे कुछ मतलब पेनल्टी वगैरह लूँगा, तो मेरे को नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ बैंकर फॉर नेग्लिजेंटली डीलिंग विद बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अब देखो अगर बैंकर ने क्या किया, बैंकर डिडंट कीप द चेक प्रॉपर्ली, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा गया है, डिडंट कीप द बिल प्रॉपर्ली, ठीक है, बिल प्रॉपर्ली, फॉरगेट्स टू क्लियर, लॉस्ट बाय हिम, मतलब कहीं पेपर्स में इधर उधर उलझ गया, गुम गया, डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो प्रेजेंटमेंट कंप्लीट माना जाएगा, उसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ड्रॉई या किसी की भी पेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर आता है रूल्स ऑफ कंपनसेशन, मतलब कंपनसेशन आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। कंपनसेशन बोले तो कि जो आपको टाइम पे पेमेंट नहीं मिला तो आपको बाद में मिलेगा, तो बाद में क्या, होल्डर इज इंटाइटल टू अमाउंट ड्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट, मतलब 5,000 का इंस्ट्रूमेंट है तो 5,000 टुगेदर विद द एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड इन प्रेजेंटिंग, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इट, मतलब क्या, जैसे मान लो 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, तो उस पर मान लो आपके चार्जेस आए, कौन से चार्जेस, प्रेजेंटिंग क्या है 2,000, नोटिंग क्या है 1,000, उसके बाद प्रोटेस्ट की अगर नोटरी वाले कुछ प्रोटेस्ट करते कि हमारे उसकी क्रेडिबिलिटी या जो भी है तो उसका है मान लो 5,000, इस टाइप से कुछ चार्जेस आए तो आपका अमाउंट बनता है 1,08,000, तो आपको 1,08,000 पूरे पेमेंट मिलेगा, ठीक है। मतलब ये जो खर्चे हैं ये भी आपके सामने वाला बियर करेगा, क्योंकि अगर उसकी हरकतें नहीं होती, उसकी गलती नहीं होती तो ये खर्चे नहीं होते। देन अपना आता है where the person charged resides at a place different from that at which the instrument was payable receives such sum at current rate of exchange, मतलब कि अगर 2 कंट्री में है तो करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से पैसा मिलेगा, मतलब ज़्यादा भी मिल सकता है कम भी मिल सकता है जो भी, ठीक है, तो करंट एक्सचेंज रेट के हिसाब से मिलेगा ना कि प्रीवियस। फिर इंडोर्सर बीइंग लाइबल हैज़ पेड अमाउंट ड्यू ऑन द सेम इज इंटाइटल टू अमाउंट सो पेड विद इंटरेस्ट, अब देखो 18% का इंटरेस्ट सामने वाले को मिलेगा फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट अंटिल टेंडर रियलाइजेशन, मतलब मान लो 3 महीने बाद देना था, 7वें महीने में दे रहा है तो 4 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा 18% के रेट पे, अलॉन्ग विद एक्सपेंसेस। ये सिर्फ 1 लाख पे नहीं मिलेगा, ये 1 लाख पे ही नहीं 1,08,000 पे पूरे पे मिलेगा इंटरेस्ट अपना 18%, ठीक है भैया। फिर वेदर अ पर्सन चार्ज और सच इंडोर्सर रिसाइड एट डिफरेंट प्लेसेस, अगर डिफरेंट प्लेसेस पे हैं तो इंडोर्सर इज इंटाइटल टू रिसीव सच सम एज करंट रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द 2 प्लेसेस, मतलब करंट एक्सचेंज रेट पे मिलेगा, देख लिया आपने। अब क्या ये होल्डर को भी मिलेगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब इंडोर्सर इंडोर्सी जितना भी पार्टी है जिसको फाइनल अमाउंट मिलना है वो करंट रेट पे मिलेगा। फिर पार्टी इंटाइटल टू कंपेंसेशन में ड्रॉ अपॉन बिल पार्टी लाइबल टू कंपेंसेट, मतलब क्या आप पूरे अमाउंट का 1,08,000 का नया बिल भी बना सकते हो, उस पर ब्याज जोड़ के 1,10,000 भी होता है तो 1,10,000 का आप नया बिल बना सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है हमको, ठीक है। अब एक बार और मैं मेरा नंबर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, आप 9630902017, आपको कुछ भी डाउट होता है इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और आप जितने भी आपको डाउट है या फिर कुछ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो, ये वाली चीज़ में डाउट आ रहा है तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। आपको और कौन सा चैप्टर के रिवीजन चाहिए आप वो मुझे बता सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। और मतलब ये देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 58-59 मिनट्स में हमने ख़त्म किया है, विच इज़ अ रियली एन अचीवमेंट। और आई होप कि मुझे अब लगता है कि आपको अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ईजियर लगेगा पहले से, क्योंकि हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत ईजिली चीज़ें कवर की है और 100% ICAI का मॉड्यूल कवर किया है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।